हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप जानते हैं ये परिस्थिति में आपको सारी स्टडी ऑनलाइन करनी पड़ रही है, तो आज हम प्रैक्टिकल लैब में भी ऑनलाइन आ गए हैं। तो वेलकम टू योर फिजिक्स लैब। जैसे कि आप जानते हैं फिजिक्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों प्रैक्टिकल जो है वो बोर्ड के द्वारा ली जाएगी। तो बोर्ड एग्जाम रहेगी, प्रैक्टिकल एग्जाम भी बोर्ड थ्रू होगी, इसीलिए आपको इसकी प्रिपरेशन अभी से तैयार करनी चाहिए। प्रिपरेशन के लिए आपको इजी हो जाए, जब तक प्रैक्टिकल लैब में आप आओगे नहीं, प्रैक्टिकल तो आप प्रैक्टिकली नहीं कर पाओगे। पर आज मैं कोशिश करूंगी कि पूरा प्रैक्टिकल जो है, पहला प्रैक्टिकल हम देखने जा रहे हैं, तो आप पूरा प्रैक्टिकल अच्छे से समझ पाओ, समझ के रखो, ताकि जब भी आप लैब में आओ आप सीधे प्रैक्टिकल कर सको। इसीलिए आज मैं बहुत सारी चीजें बताना चाहती हूँ। पहले मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि आपको बोर्ड के द्वारा जो दी गई ये फिजिक्स प्रैक्टिकल रेकॉर्ड बुक है वो आपको लेनी पड़ेगी। उसी में आपको सारा कुछ लिखते जाना है, जैसे मैं समझाती हूँ। यहाँ पे आज हम पहला प्रैक्टिकल शुरू करेंगे। उससे पहले प्रैक्टिकल बोर्ड एग्जाम में दो पार्ट होते हैं। बोर्ड एग्जाम में आपको दो प्रैक्टिकल्स मिलते हैं, जिसमें एक सर्किट वाला प्रैक्टिकल होता है और एक विदाउट सर्किट रहता है। तो जैसे सर्किट वाले प्रैक्टिकल में ओम्स लॉ, विल्सन ब्रिज, फिर गैल्वेनोमीटर, ये सारे पीएन जंक्शन, ये सारे जो प्रैक्टिकल्स है वो सर्किट वाले प्रैक्टिकल में काउंट होंगे। फिर लेंस, मिरर, लेंस एंड लेंस मींस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर एंड लेंस, ये सारे प्रैक्टिकल है। टोनोमीटर है, प्रिज्म है, ग्लास स्लैब है, ये सारे प्रैक्टिकल जो है वो विदाउट सर्किट प्रैक्टिकल्स में काउंट होंगे। तो ये एक बाइफर्केशन है कि ये सारे अलग अलग प्रैक्टिकल। सबसे पहला प्रैक्टिकल आपका सर्किट वाला प्रैक्टिकल। तो मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहूंगी जो आप प्रैक्टिकल लैब में सर्किट वाले प्रैक्टिकल में हमेशा यूज करोगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आप यूज करने जा रहे हो, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले आप ये देख पा रहे हो बैटरी एलिमेटर। व्हाई इट इज कॉल्ड एलिमेटर? ये बैटरी जो है ये हमें जो हमारा पावर सप्लाई आता है वो एसी होता है, आप जानते हो, अल्टरनेट करंट। और हमें प्रैक्टिकल जो करना है वो डीसी करंट में करना है, डायरेक्ट करंट। तो ये जो एलिमेटर है वो क्या करेगा, जो पावर सप्लाई आ रहा है उसका एसी जो प्रवाह है उसे वो डीसी करंट में कन्वर्ट करेगा। और दूसरी इसकी फैसिलिटी क्या है, तो इसमें आप देख सकते हो 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो जहां पे भी आप जो भी आप टर्मिनेटर का यूज करोगे उसके हिसाब से आप वोल्ट अपने डिजायर वोल्ट को यूज कर सकते हो। 2 वोल्ट आपको चाहिए तो 2, 4 वोल्ट चाहिए तो 4। तो ये दो तरीके से काम आ रही है हमें, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने में, और वोल्ट जो है अपना हमें प्रैक्टिकल के जो डिजायर्ड वोल्टेज है वो हम इससे ले सकते हैं। बैटरी अलग अलग प्रकार की हो सकती है। जैसे कि आप जानते हैं बोर्ड की एग्जाम जो है वो कोई भी स्कूल में आपका नंबर आ सकता है। तो अलग अलग स्कूल में अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, काम वो वही करते हैं, पर हमें समझना जरूरी हो जाता है कि अलग अलग प्रकार के साधन हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक और बैटरी में दिखाना चाहूंगी जिसमें आप नोब देख रहे हैं। तो ये नोब जो है इसे आप घुमाने से आपको जितना भी वोल्टेज चाहिए उसके हिसाब से आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये था बैटरी एलिमेंटर। नाउ
एमीटर, एमीटर मेजरिंग डिवाइस ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे आपको दो एमीटर दिखाई देंगे, एक जो है वो एम्पियर, उसमें लिखा है एम्पियर, मींस एम्पियर में वो मेजर करेगा। दूसरा जो है मिली एम्पियर, एम ए, मिली एम्पियर में वो मेजर करेगा इलेक्ट्रिक करंट को। और एक हमारे पास होता है एमीटर जिसमें म्यू लिखा है, म्यू एमीटर, मींस ये डिवाइस जो है वो इलेक्ट्रिक करंट को म्यू में कन्वर्ट करेगा या उसे मेजर करेगा। ये है वोल्ट मीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर जो है सारे हमारे पास, वो सारे डीसी एमीटर है, डीसी वोल्ट मीटर। यहाँ पे आप दो नोब भी देख रहे हो, एमीटर में भी आपने दो नोब देखे, ये रेड ब्लैक। यहाँ पे रेड जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ब्लैक जो है वो हमेशा नेगेटिव रहेगा। इसलिए यहाँ पे कोई भी डिनोमिनेशन ना हो तो भी आपको हमेशा समझना है कि हमेशा के लिए आप ये याद रखो कि जब भी रेड टर्मिनेटर है तो वो पॉजिटिव है और ब्लैक टर्मिनेटर है तो वो नेगेटिव है। ये है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर जो है वो मेजरिंग डिवाइस फॉर मेजरिंग वोल्ट ऑफ द सर्किट करंट और पोटेंशियल डिफरेंस, इट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस। अब मैं आपको जो दिखाने जा रही हूँ वो बस हमारे प्रैक्टिकल के रिलेटेड बहुत है। यहाँ पे आप बोर्ड वर्क भी देख पा रहे हो, उसके पास भी हम जाएंगे। उससे पहले यहाँ पे हमारा जो एम है उसके हिसाब से to determine resistance per unit length of a given wire by plotting a graph. Wire, this is resistance wire. आप लोगों ने आगे 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा कि तीन प्रकार के आपको मेटल मिल सकते हैं, जैसे कि कंडक्टर, रेजिस्टर एंड इंसुलेटर। तो कंडक्टर मींस जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉपर, जो अच्छे से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देंगे उसे हम बोलेंगे गुड कंडक्टर। बैड कंडक्टर मींस रेजिस्टर, जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा तो वो रहेगा बैड कंडक्टर, जिसे हम इंसुलेटर भी बोलेंगे। इंसुलेटर जैसे कि प्लास्टिक का इंसुलेशन होता है, यहाँ पे जैसे कि ये बोर्ड है, वुडन बोर्ड है, तो वो रहेगा। फिर आप देखोगे कि कुछ जो एलॉय होते हैं वो रेजिस्टेंस उसका बहुत ज्यादा होता है, रेजिस्टेंस ज्यादा होता है कंपैरेटिवली कंडक्टर से ज्यादा रहता है। तो ये वायर जो है वो उसी प्रकार का एक एलॉय है जिसका हमें रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है कि उसमें कितना रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर हम बाद में फिर से डिस्कस करते हैं कि ओम्स लॉ के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, तब उसके बारे में आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये जो हमारा डिवाइस था उसमें जो वायर है वो, ये वायर जो है वो अननोन रेजिस्टेंस वाला, और रेजिस्टेंस हम मेजर करते हैं ओम में। और ये एक और बॉक्स होता है, रेजिस्टेंस बॉक्स बोला जाता है, जिसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3। तो अगर हम ये की निकाल देते हैं तो यहाँ पे हमने 1 ओम रेजिस्टेंस चालू किया है या सर्किट में ऐड किया है, ये हम बोल सकते हैं। ये जो है वो सिंपल की, जैसे कि आप जानते हो सर्किट में अगर मैंने ये की निकाल दी है तो हम इसे बोलेंगे क्लोज सर्किट, अगर हम ये रखते हैं तो बोलेंगे ओपन सर्किट। तो ये बात आपको याद करनी है 10th स्टैंडर्ड में आप सीखे हो कि जब भी की बंद है तो उसे आप क्या बोलोगे, ओपन सर्किट, और अगर आपने की निकाल दी है तो उसे आप बोलोगे क्लोज सर्किट।
तो ये की है, दो प्रकार की होती है, तीसरी भी होती है, 4 वे की भी होती है, ये 2 वे की है, ये सिंपल की। तो हमें इस बार ये प्रैक्टिकल में यही यूज करनी है। हमने जो रेजिस्टेंस वायर देखा, जिसका रेजिस्टेंस हमें पता नहीं है, अननोन रेजिस्टेंस वायर है, तो उसी तरह का ये एक और डिवाइस है। आपका जहां पे भी नंबर आए वहां पे कोई भी प्रकार का डिवाइस हो सकता है, जैसे कि ये भी हो सकता है या ये क्या है, तो ये भी एक अननोन वायर, अंदर जो है वो कॉइल के फॉर्म में वो वायर रखा हुआ होता है जिसके दो टर्मिनल है। तो ये भी एक इस प्रकार का भी हो सकता है या इस प्रकार का भी हो सकता है। इसे बोलेंगे रियोस्टेट। रियोस्टेट कैसे बना होता है वो आप पहले थोड़ा सा समझ लो। दो टर्मिनल है, यहाँ पे भी है 1 2 and 3। तो आपको जब भी सर्किट ज्वाइन करने की बात आती है तब आप कौन सा यूज करोगे? हमेशा ये वाला, और ये एक तो ये कांस्टेंट है, इसे तो आप यूज करोगे, पर नीचे तो टर्मिनल में से कोई भी एक यूज कर सकते हो, पर आप हमेशा ये यूज करोगे। अगर हम इसका यूज समझेंगे तभी आपको थोड़ा पता चलेगा। ये जो है वो स्लाइडिंग कनेक्टर है। स्लाइडिंग कनेक्टर आप देख सकते हो, ये जो कॉइल जैसा है उसके ऊपर वो स्लाइड हो पा रहा है। तो अगर हम करंट पास करते हैं तो यहाँ से वो पूरे राउंड में करंट पास होके यहाँ से भी वो आगे जाएगा। तो अगर हम इसे कम ज्यादा करते हैं तो उसके हिसाब से वहां पे रेजिस्टेंस कम या ज्यादा मिल सकता है। तो हम ये ऐसा बोल सकते हैं कि रियोस्टेट इज अ एडजस्टेबल रेजिस्टेंस। एडजस्ट कर सकते हैं हम इसे, जितना भी रेजिस्टेंस इसमें से लेना चाहते हैं उतना हम ले सकते हैं। तो ये रियोस्टेट का काम है। तो एट द एंड ये वायर से, जिससे आप वेल हो, जब भी आप कोई भी सर्किट ज्वाइन करोगे तो ऐसे वायर के साथ जो इंसुलेटर होता है प्लास्टिक का, उसे आप हमेशा अच्छे से निकालोगे। अगर आप कोई डिवाइस के साथ ज्वाइन करते हो उस समय भी अगर प्लास्टिक का पोर्शन आ जाता है तो आपके प्रैक्टिकल में रीडिंग्स अच्छे से आते नहीं। तो ये छोटी छोटी बातें आप हमेशा ध्यान रखो। Now let us see our first experiment, Ohm's law। जैसे कि हमने पहले ही एम पढ़ा है, to determine resistance per unit length of a given wire by plotting a graph। ग्राफ के द्वारा तो सबसे पहले आपको ये रिवाइज करना पड़ेगा कि ओम्स लॉ क्या है। ओम्स लॉ under the which physical condition means temperature, pressure of the all the device and environment should be constant। So under the which physical condition potential difference between 2 points of a circuit is directly proportional to current flow through the circuit, or you can say that the ratio of potential difference between 2 points and the current passing through the circuit is constant, and the ratio, that constant ratio, is called resistance, and here we are going to find out resistance of wire. So we will use this plotting a graph of potential difference versus current. Some material we need for this practical: ammeter, voltmeter, battery allimeter, rheostat, resistance wire, meter scale, simple key, connecting wires. That all you have understand with the help of that instruments. That is the circuit. Remember this thing. Whenever you are going to give your physics practical, at a time you need to learn circuit, observation table, and what you have to plot a graph. That you need to learn that properly, because
एग्जाम में आपको ये जो सारी चीजें हैं वो दी नहीं जाएगी आपको। फिजिक्स प्रैक्टिकल में आप अपनी जर्नल जो है वो अपने साथ नहीं रख सकते। वो प्रैक्टिकल जर्नल जो है वो सर के पास रहेगी। आपको सिर्फ एम दिया जाएगा और सारी चीजें आपको एम के साथ, और जब भी आप प्रैक्टिकल लिखना शुरू करो एग्जाम में उस समय पे एम लिखो, उसके बाद मटेरियल लिखो, उसके बाद सर्किट ड्रॉ करो और उसके बाद ही ऑब्जर्वेशन टेबल ड्रॉ करो। और ऑब्जर्वेशन टेबल भी आपको याद बाय हार्ट करके ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे आपको कोई भी मटेरियल मिलेगा नहीं, आपको खुद से लिखना है सारी चीजें। तो सर्किट भी समझ लेते हैं। ये बैटरी means battery key rheostat. So this is the short form to remember this circuit. Battery key rheostat. Then you can see milliammeter. Milliammeter is in series. R means unknown resistance. Unknown resistance we can denote it with X also. It may be denoted by F. Voltmeter. Voltmeter is joined in parallel to this circuit. Understood? Observation table we will see with the help of practical only. So now time to see practical. Ohm's laws practical. Let us see. जो वायर से मैंने जॉइन करके रखा है वो सारा जो है वो आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में खुद करना है। खुद आपको ये सारे जॉइन करना है। तो आप कौन सी बातों का ध्यान रखोगे? सबसे पहले जैसे मैंने बताया था कि आपको ये वायर जो है उसका इंसुलेशन जो है वो अच्छे से निकाल लेना है, क्योंकि अगर ये प्लास्टिक का जो है वो ये टर्मिनल के अंदर चला जाता है तो फिर आपकी सर्किट अच्छे से वर्क करती नहीं। तो आप सबसे पहले इसे अच्छे से फोल्ड करके, और ये नोब आप देख पा रहे हो, इसे आप घुमा के खोल के और फिर जिस दिशा में वो बंद हो रहा है उसी दिशा में आप ये वायर रख दो तो वो टाइट हो जाएगा। अब जब भी प्रैक्टिकल की सर्किट आप ज्वाइन करते हो तो सबसे पहले जैसे ही आपने सर्किट ज्वाइन कर उसके बाद ये की जो है वो मैं अभी खोल देती हूँ, तो ये पूरी क्लोज सर्किट हो गई। तो यहाँ पे सबसे पहले ये की भी नहीं रखनी है, ये ज्वाइन भी नहीं करना है, और सबसे पहले आपको जो भी ऑब्जर्वेशन में जो है सर उनको आपको दिखाना है, वो अगर ओके कहे तभी आपको ये वायर ज्वाइन करके आपको ये प्रैक्टिकल शुरू करना। सबसे पहले पूरी सर्किट हम समझ लेते हैं फिर से। ये आप वायर देख सकते हो, ये कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव, बराबर। रेड टर्मिनल है तो ये पॉजिटिव, तो आपकी सर्किट में ये यहाँ पे पॉजिटिव दिया है। पॉजिटिव जो वायर है वो कहाँ जा रहा है? मिली एमीटर में जा रहा है, तो मैंने यहाँ पॉजिटिव टू पॉजिटिव मिली एमीटर में ये वायर ज्वाइन किया। अभी जब भी हम ये सब ज्वाइन करेंगे तब अपने अच्छे से सारे टर्मिनल जो है वो ज्वाइन करें। फिर ये जो मिली एमीटर में नेगेटिव जो वायर है तो जा रहा है अननोन रेजिस्टेंस वायर। तो यहाँ पे ये बोर्ड है हमारे पास, येलो वायर, ये जो है वो नेगेटिव टर्मिनल है। नेगेटिव टर्मिनल में से ये जा रहा है बोर्ड के एक टर्मिनल पे, नेगेटिव टर्मिनल भी है ये, और उसका ही पॉजिटिव टर्मिनल जो है, ये पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो जा रहा है यो स्टेट में। तो मैंने यहाँ पे ये यो स्टेट में ज्वाइन किया। यहाँ पे ये यो स्टेट में आप दो टर्मिनल देख पा रहे हो, पर आप ये वाला नहीं यूज करोगे, आप यही करोगे। और इस तरफ का वायर जब ज्वाइन करना है तो नीचे वाला ही टर्मिनल आप यूज करोगे। अभी यहाँ से यो स्टेट में से आप देख पा रहे हो कि सिंपल की में ये कनेक्शन जा रहा है। तो ये यहाँ से यो स्टेट में से ये सिंपल की में मैंने ये कनेक्शन दिया है। अभी सिंपल की में से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में जा रहा है, तो यहाँ सिंपल की में से बैटरी के ये नेगेटिव टर्मिनल में जा रहा है। अब ऑब्जर्वेशंस की बात करते हैं। मैंने अपने सर को दिखा दिया और ओके हो गया, उसके बाद ही ऑब्जर्वेशन टेबल शुरू करें। ऑब्जर्वेशन टेबल में आप
देख पा रहे हो कि यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आप रीड करो पहले। आपके पास अगर जर्नल है तो, अगर नहीं है तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो। बाद में आपको ये जर्नल लेनी पड़ेगी, तभी आप समझ पाओगे हर एक प्रैक्टिकल को। यहाँ पे देखिए रेंज ऑफ मीटर, ए मीटर, रेंज ऑफ ए मीटर। तो यहाँ पे आपको ए मीटर में ध्यान से देखना है। यहाँ एक में लिखा है 0, तो 0 से वो कहाँ तक का वो दिखा रहा है, तो रेंज क्या है उसकी, 0 से लेके 500 मिली एम्पियर तक वो मेजर कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है 500 मिली एम्पियर। सेकेंड क्वेश्चन इज, सेकेंड ऑब्जर्वेशन इज लीस्ट काउंट ऑफ ए मीटर। लीस्ट काउंट, हाउ यू विल फाइंड आउट लीस्ट काउंट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो नंबर्स है, ये नंबर्स में आप 10 डिवीजन इज इक्वल टू 100 मिली एम्पियर। अगेन ऑब्जर्व द प्रॉपर्ली, 10 division is equal to 100 milliampere. That means 100 divided by 10. 100 divided by 10. So what is the least count of this device? Is 10 milliampere. अगर एक डिवीजन है तो एक डिवीजन हमें क्या दिखाएगा, 10 milliampere. तो ये हुआ इसका लीस्ट काउंट। इसी तरह आपके पास एक दो और है, रेंज ऑफ वोल्ट मीटर। रेंज ऑफ वोल्ट मीटर, तो लेट अस सी इन वोल्ट मीटर। आप ये समझ लो कि आपके पास एग्जाम में जो भी कोई डिवाइस आया है वो यहाँ पे जो है वही रेंज का नहीं हो सकता है। तो उस समय पे जो भी डिवाइस आपको दिया गया है उसका रेंज देखो और उसके हिसाब से आप उसे अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में लिखो। यहाँ पे आप देख सकते हो 0 से लेके 10 तक का, 10 वॉट तक का ये मेजरमेंट कर सकता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है 0 वॉट टू 10 वॉट। नाउ लीस्ट काउंट ऑफ वॉट मीटर, अगेन सेम वे जैसे हमने मिलीमीटर में लीस्ट काउंट फाइंड किया, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो 10 डिवाइड 10 इज इक्वल टू 2 वॉट। सो 10 है तो 2 divided by 10, that means 1/5 and that is 0.2. So least count of voltmeter is 0.2 volt. 0.2 volt. तो यहाँ पे आप लीस्ट काउंट कैसे फाइंड किया हमने फिर से देख ले फटाफट। 10 division is equal to 2 volt. 10 division is equal to 2 volt. That means 2 divided by 10, that is 1/5, that is 0.2. So its least count is 0.2 volt. Then least count of meter scale. मीटर स्केल का लीस्ट काउंट हमेशा सेम रहता है, तो वो आपको पता ही है। Then length of the given wire. Length of the given wire. अभी हमारे पास ये जो वायर है तो उसकी लेंथ कैसे, अगर कभी कभी प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको लेंथ दी हुई होती है, कभी कभी लेंथ दी हुई होती है, पर अगर लेंथ आपको दी नहीं है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये मेजर करना पड़ेगा। मेजर कैसे करोगे, लेट अस सी। आपके पास एक प्लेट है, मेरे पास वैसी प्लेट आपको दी जाएगी, तो आप क्या करोगे, यहाँ से ऐसे प्लेट को जॉइंट करोगे, इस तरह से आप इसे जॉइंट करते जाओगे, इसी तरह से आप जॉइंट करते जाओगे, एंड तक आपको जॉइंट करना है। उसके बाद आप ये प्लेट निकाल लोगे और आपको इसके दी हुई होगी, उसी में से आपको इसे मेजर करना है। इसी तरह इस तरह से प्लेट की मदद से आप इसे मेजर कर सकते हो, जो मैंने यहाँ पे करके रखा हुआ है। तो मेरे पास जो अननोन वायर है उसमें मुझे मेजर मिला है 293 सेंटीमीटर। तो ये वायर जो है वो 293 सेंटीमीटर, दैट मींस 2.93 मीटर का ये वायर है। तो ये था इनिशियल ऑब्जर्वेशन, ये इनिशियल ऑब्जर्वेशन था। पर अभी आप टेबल देखोगे तो उसमें आपको वोल्ट, करंट एंड उसका
एम्पियर में, मिली एम्पियर में आपको मिल रहा है तो उसे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके आपको एम्पियर में कन्वर्ट करना है और उसके बाद आपको ग्राफ प्लॉट करना है। तो चलिए अभी हम ऑब्जर्वेशन कैसे लोगे उसकी तरफ जाते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैंने ये स्विच ऑन कर लिया है, यहाँ पे ये लाइट हो गई है तो ये चालू हो गया है। और अगर मैं रखती हूँ, सबसे पहले आप रियोस्टेट को के स्लाइडिंग कनेक्टर जो है उसे राइट हैंड साइड रखोगे। अब मैं ये की अटैच करती हूँ तो क्या हो रहा है ये, अब हम देख पा रहे हैं वॉल्ट मीटर और एमीटर दोनों में हम रिफ्लेक्शन देख पा रहे हैं, उसे हम मिरर को देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम कैसे ऑब्जर्वेशन लेंगे, तो वॉल्ट मीटर में 1 वोल्ट यहाँ पे एग्जैक्ट, अगर मैं 0 कंडीशन में रख रही हूँ तो एग्जैक्ट 1 वोल्ट ही मुझे मिल रहा है। तो हम सबसे पहले इसे एडजस्ट करेंगे, वोल्ट मीटर को एडजस्ट करेंगे। वोल्ट मीटर में 1 वोल्ट है तो यहाँ पे, और हमेशा ये याद रखो ये डिवाइस में अगर आप रीडिंग ले रहे हो तो बिल्कुल उसे आप सामने से देख के रीड करो। अगर मैं यहाँ से रीड कर रही हूँ तो मुझे ये दिखाई दे रहा है 130, पर मैं अगर बिल्कुल सामने से देख पा रही हूँ तो 110 मेजर हो पा रहा है। तो मैं वो, इसीलिए आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। जब भी आप कोई डिवाइस को में से ऑब्जर्वेशन दे रहे हो तो एकदम सामने से आप उसके पैरेलल उसको देखोगे, उसे तभी आपका सही ऑब्जर्वेशन मिलेगा आपको। तो यहाँ पे मुझे 1 वोल्ट के लिए 110 मिली एम्पियर मिल गया है। और आप जब भी कोई कैलकुलेशन कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो उस समय में फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के बाद तुरंत की निकाल दिया, क्योंकि ये रेजिस्टेंस वायर है, ये गर्म हो जाएगा तो फिर अगर आप चालू ही रखोगे हमेशा के लिए तो क्या हो जाएगा, ये गर्म हो जाएगा तो आपके रीडिंग्स बदल सकते हैं। तो इसीलिए जब भी एक रीडिंग लिया और या तो फिर आप ये करके सबसे पहले सारे ऑब्जर्वेशन लिए। अब आपने देखा कि 1 वोल्ट के लिए हमने ऑब्जर्वेशन लिख दिया। अभी मैं ये जो रियोस्टेट है उसे स्लाइड कर रही हूँ लेफ्ट हैंड साइड। आप देख पाओगे वोल्ट मीटर में, आप ध्यान से देखना, वोल्ट मीटर में आप देख पा रहे हो कि नाउ इट इज 2 वोल्ट दिखाई दे रहा है आपको। देखिए ये 2 वोल्ट पे मैंने एडजस्ट किया अपने रियोस्टेट को, क्योंकि रियोस्टेट क्या है, एडजस्टेबल रेजिस्टेंस है, तो उससे मैंने ये 2 वोल्ट को किया है यहाँ पे एडजस्ट। अब हम ए मीटर मिली ए मीटर का रीडिंग लेंगे। 200 के बाद 1 2 and 2 lines are there, so 220 is my reading. So here you can write 2 volt, and for 2 volt I'm getting 220 milliampere, and if I multiply with 10⁻³ then I'm getting 0.22 ampere. Same way, let us find out fast this. Again I am sliding this rheostat, sliding connector. Now it is on 3 volt. You can see this. I'm adjusting in voltmeter only. So now it is for 3 volt. For 3 volt, what is the observation in a millimeter? You can see after 300, I am getting 4 lines. So 340 milliampere is the observation, and if I convert it into ampere then 0.34 ampere. Again let us adjust this for 4 volt. I am sliding this rheostat and getting 4 volt in voltmeter. Now you can see in voltmeter 4 volt is there. Now in milliampere, my observation is 400 and 400. After 400 I am getting 5 lines. So
approximately 450, or at that time I have taken, at that time I got 480. So if I convert it into ampere, then 0.48. Now let us try for 5 watt rheostat. With the help of rheostat, I am adjusting 5 watt on the voltmeter. For 5 watt, here you can see the needle is out of the 500. So we can write approximate measure as 520 or 530. So I have written here 520, 0.52 ampere. So these are your रीडिंग्स। तो इस तरह से आपको सारे रीडिंग कंप्लीट करने के बाद आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना है, I वर्सेस P, इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस वॉट। आप B वर्सेस I का भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, पर आपकी जर्नल में आपको दिया है I वर्सेस P, तो आपको वही प्लॉट करना है। वो प्लॉट करोगे, उसके बाद आप अगर स्लोप फाइंड करोगे, इसका स्लोप फाइंड करोगे AB डिवाइड बाय BC, तो वो क्या मिलेगा आपको। आप लोगों ने जो प्रैक्टिकल देखा वो अच्छे से समझ लिया होगा, उसके ऑब्जर्वेशंस कैसे देने हैं वो आपको समझ में आया है। अब आप कैसे जर्नल में लिखोगे ऑब्जर्वेशन टेबल, यहाँ पे देखिए ये ऑब्जर्वेशन टेबल हमने वहां पे ही कंप्लीट कर दिया है। अब हमें ग्राफ कहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, तो आपकी ये जर्नल में पीछे की तरफ ग्राफ किया होता है, तो यहाँ पे एक ग्राफ मैंने ड्रॉ भी किया हुआ है। तो इस तरह से आप यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करोगे, तो वो स्ट्रेट लाइन है। What it means? It means it is constant. B versus I constant. B proportion to I. You can say this and we can do this. यहाँ पे मैंने सारे ऑब्जर्वेशन जो वहाँ पे हमने प्रैक्टिकली किए वो सारे किए, जैसे कि यहाँ पे रेंज ऑफ मीटर, लीस्ट काउंट ऑफ मीटर, रेंज ऑफ वॉल्टमीटर, लीस्ट काउंट ऑफ वॉल्टमीटर एंड द लेंथ ऑफ given y. Now in observation table you can observe watt and I. We will take watt in this column and this, and we will plot this graph. Here you can see this graph, I versus Q. According to this, I have taken this here 1 centimeter. You will write scale here in your graph book also. It is given experiment number, so you will write experiment number 1, date, this date, and x-axis. On x-axis 1 centimeter is equal to 1 watt. क्योंकि हमने यहाँ पे वॉल्ट किया है, तो हम क्या लिखेंगे स्पेस में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 वॉट। एंड ऑन y-axis 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.10 एम्पियर। तो यहाँ पे हमने एम्पियर में डिनोट किया है, मिली एम्पियर में नहीं पर एम्पियर में डिनोट किया। यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि 1 के लिए मैंने यहाँ पे ये डिनोट किया है, जैसे कि ये 1, तो यहाँ पे आ रहा है 0.011। आपके जो डिवीजन है उसके हिसाब से आप लेते जाओगे। अगर एक डिवीजन 10 डिवीजन है तो 10 डिवीजन है तो 1 डिवीजन इज इक्वल टू 0.01 होगा। इसलिए यहाँ पे इसके बाद में 1 डिवीजन, सिर्फ 1 डिवीजन लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 0.11 एम्पियर। दैट वे for 0.22, so here 0.22. For P you can have this 0.35, so approximately half. Here I am not having any scale, so it is drawn randomly, but you will draw in your this graph paper, then you will get proper. Sometimes it is happening if you are plotting these points, they are not in straight line, but try that from origin and you can draw a line. You can see here my one point is outside the line, but you can do that एक अगर पॉइंट इधर हो रहा है तो उसके बीच में से जाने वाली लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो। एटलीस्ट
B point should be on the line. तो आप इसीलिए आपको जब भी कोई आप ये ग्राफ प्लॉट करने वाला कोई भी प्रैक्टिकल करते हो तो आपको एटलीस्ट 5 ऑब्जर्वेशन ले ही लेने, कम से कम 5 ऑब्जर्वेशन लो, जिससे आप प्लॉट करते हो तब एक आध पॉइंट अगर इधर उधर हो जाता है तो आप उसे अवॉइड करके बाकी के 3 पॉइंट को आप ज्वाइन करके एक ग्राफ अपना कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने आपके लिए स्लोप भी फाइंड करके रखा है, स्लोप ऑफ ग्राफ AB अपॉन BC। AB कैसे फाइंड करोगे, तो यहाँ पे A पॉइंट की वैल्यू मिल रही है 0.42 और B पॉइंट की वैल्यू मिल रही है 0.20, so I subtract 0.42 minus 0.20, then I am getting the measure of AB. So AB measures 0.22 and for this B measures 3.4 and C measures 1.7. When I subtract it, 3.4 minus 1.7, then I am getting 1.7, and on dividing I am getting 0.1294. That is your slope, and the resistance of the wire is 1 upon slope. Why? Because you can see that here I is there and here B is there. So we have find out slope for I upon B, but resistance is equal to B upon R. So we will take its reciprocal, and if we take reciprocal, then we are getting 7.73 ohm. अगर आपकी एग्जाम में तो रिजल्ट जो है उससे उसका 1 मार्क रहता है, प्रैक्टिकल एग्जाम में रिजल्ट का जो है वो 1 मार्क रहता है, पर वो रिजल्ट अगर यहाँ पे मुझे 9 आना चाहिए, 9 ओम आना चाहिए, रियल आंसर 9 ओम आना चाहिए, तो अगर मेरा 7 8 या 7 आ रहा है या 9 के बदले 10 या 11 आ रहा है, तो उतना वेरिएशन जो है उसके मार्क्स नहीं कटते। तो इसीलिए यहाँ पे वेरिएशन थोड़ा बहुत रहेगा वो चलेगा, पर बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अगर 10 ओम आंसर आना चाहिए और आपका आंसर 5 ओम आ रहा है तो वो उसके मार्क्स आपको नहीं मिलते। तो वो सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। R upon L. Why I do R upon L? Here our aim is that we are going to determine resistance per unit length of wire. So हमने लेंथ उसकी फाइंड आउट की है पर सेंटीमीटर उसका रेजिस्टेंस कितना है वो फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, जो हमारा R आया उसे हमने L मतलब उसकी जो लेंथ है, वायर की जो लेंथ है उससे हमने डिवाइड किया, तो हमें ये जो आंसर मिला है 0.026, दैट इज द रेजिस्टेंस per unit length. Unit मतलब centimeter, per centimeter. Here we are going to find out per centimeter. So we can say that this is the resistance per centimeter of wire. तो यहाँ पे आपने अच्छे से प्रैक्टिकल को समझा है पूरे ऑब्जर्वेशंस के साथ, तो इसे अच्छे से आप अपनी जर्नल में लिख लेना। ये सारे काम करने से आपको बोर्ड की एग्जाम जब आएगी उस समय पे बहुत बर्डन नहीं रहेगा। हमें पता नहीं है हमारी स्कूल कब चालू होगी, पर ये सारे वर्क जो है घर पे बैठ के भी आप पूरे कर सकते हो। जैसे कि एम लिख लो, ये आपकी जो जर्नल है उसके अंदर मैंने जैसे लिखा है एम तो लिखा ही हुआ है, मटेरियल्स लिख लो, प्रोसीजर जो है वो मैंने बताया आपको मैनुअल में से आप लिख सकते हो, उसमें पूरा दिया है। और ये सर्किट डायग्राम मैंने भी ड्रॉ की है, वो मैं फोटो सेंड करूंगी। ये ऑब्जर्वेशन टेबल, ये सारी चीजें आप कंप्लीट करके रख सकते हो। एक ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो। पीछे आप देखोगे तो कुछ क्वेश्चन है जो सेल्फ स्टडी के लिए होते हैं, तो वो सेल्फ स्टडी के लिए जो क्वेश्चन आंसर है वो भी आपको मैनुअल में से मोस्टली दिए जाते हैं, तो वहीं से आपको कलेक्ट करके वो आंसर सारे लिख के रखना है ताकि आपका फर्स्ट प्रैक्टिकल कंप्लीट हो।